भाई ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो इसकी शादी हो जाएगी तो तुमको तो शायद लात भी मार सकती है। वो टॉन्टिंग में ऐसे रैगिंग में बोलती थी, रैगिंग टोन में बोलती थी, हाँ हाँ जाओ जाओ। अब बात संजय को बोलती, फिर वो लोग मेरा मजाक उड़ाते, नॉर्मल बात नहीं करते। मैं कुछ भी बोलती, चीज़ों को सुलझाने की सलाह देती हुई हमको दिखाई भी दी है उनकी बात। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ गाइस, पर जैसे जैसे वीडियोस बना रही हूँ ना, वो सब चीज़ें फिर से वापस आ रही है जो मुझसे 15-16 साल से मेरे वकील है ना, वो ऐसे ऐसे चक्की में मुझे पीस रहे हैं पूछ पूछ के, ताकि मुझ पे उसका गलत असर हो और मैं खुद को कर लूँ, या तो फिर मेरे बॉडी ही मेरी दुश्मन बन जाएगी और मैं अगर कुछ नहीं करूँगी तो भी मैं समाज में शायद पागल बन के फिरूँ। तो 15-16 साल में बहुत कुछ हो चुका है। अब वो लोगों ने 2-3 साल से, जब से मैंने खुद के केस को हाथ में लेना शुरू किया, तो उन लोगों के नीचे पानी आ गया और मुझे 2 साल से अब बहुत ही एक्सट्रीम और गुंडागर्दी और डी डिग्री पे परेशान किया जा रहा है। तो ये 2 साल मेरे लिए बहुत ज़्यादा भारी हो गए गाइस, क्योंकि कुछ भी लीगल तो उन्होंने शुरू से नहीं किया है। 15 साल का कौभांड है वो खुलेगा, अगर उसमें से अगर 1% भी खुल गया है तो फिर बड़े बड़े लोग आ जाएंगे, खुले हो जाएंगे, और वो भी गुजरात में। तो आप समझ सकते हो, मैं गुजरात की बेटी हूँ, मैं गुजरात की ही बहू हूँ, और मुझे एक टारगेट बना दिया गया था शादी के नाम पे, एक इस्तेमाल करने का एक चीज़ समझा गया, और वही चीज़ कोर्ट ने भी पैसे ऐंठने के लिए मुझे टारगेट बनाया और एक चीज़ समझाया। कोर्ट मतलब वकील और उनकी सिस्टम, उनके जो भी भाड़े के टट्टू होते हैं, कुछ करप्ट पुलिस वाले होते हैं, ये सब आ गए। अगर आपको नहीं पता है कि करप्शन क्या होता है तो मैं आपको एक रियल पर्सन की वीडियो और यूट्यूब चैनल सजेस्ट करना चाहूँगी गाइस, जिनको मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ और मैं उनसे सीख भी रही हूँ। इसके लिए उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग भी सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि रियल करप्शन और सिस्टम कैसे काम करता है। बोल के थोड़ी कहते हैं कि हम करप्ट हैं। तो चैनल का नाम है, वो भाई का नाम है, वो हरियाणा से है, विकी भोरिया। आप उनके वीडियोस देखना, उनके भी अभी लीगल मैटर्स चल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं, तो वो अपनी बात को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वीडियो बना के हमको बता रहे हैं। तो आप देखिए। और यहाँ पे मैं लड़की हूँ, ठीक है, और वो भाई कितनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी वाइफ को बाल भी बांका नहीं हो रहा है, ना कोई उंगली लगा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ लड़की है। और ये जो है उनकी तरफ से सारे प्रूफ एविडेंस, और खुद कोर्ट में हर डेट पे जाते हैं, अपनी फैमिली को लेके जाते हैं, अपनी मदर को लेके जाते हैं जो एज्ड है, उनकी सिस्टर जाती है जो मैरिड है, उनको इन्वॉल्व किया गया है। और जबकि उनकी सिस्टर है वो बहुत ही फेयर तरीके से चीज़ों को सुलझाने की सलाह देती हुई हमको दिखाई भी दी है। उनकी बातें हमने देखी है, सुनी है, कैमरे के सामने आके वीडियो में भी आई है। तो इतना डिफरेंस है। तो प्लीज़ आप उनकी वीडियोस देखना और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी क्या राय है। और गाइस, मैं बताना चाहूँगी आज 2 इंसिडेंट ये वीडियो के माध्यम से, कि मैं सोच में रहती हूँ, मेरी बहुत ओवर थिंकिंग चलती है, रात रात भर एक ही थॉट्स चलते हैं। तो मैंने सोचा मैं वो बात आपको पहले बता दूं। हालांकि वो सीरीज़ में नहीं आ रही है जो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत पुरानी है गाइस। अगर मैं 2006 से आपको बताने लगूंगी तो और कितने ही साल लग जाएंगे, क्योंकि मैं हमेशा बता रही हूँ कि मेरे साथ एक दिन में 1000 चीज़ें बनती है, 1000 मौत में मरती हूँ। अभी भी देखिए, बताते बताते सांसें फूल रही है मेरी। ये भी एक डिप्रेशन की निशानी है गाइस। तो गाइस, मैं आपको जो इंसिडेंट बताने वाली हूँ ये है मेरी एंगेजमेंट के बाद से मैरिज के बीच वाले पीरियड का एक इंसिडेंट है। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं पढ़ाई करती थी, सुबह में 6:30 बजे कॉलेज जाती थी, 6:45 6:30 के बीच, और वहाँ से 10 बजे निकलने के बाद मैं एक जगह जॉब पे जाती थी, प्राइवेट सेक्टर ही आप मान लो। वहाँ से मैं 5 बजे, 4:30-5 बजे निकल जाती थी। वहाँ से मैं निकल जाती थी दूसरी जॉब के लिए, जहाँ पे मैं 8 बजे तक जॉब करती थी, काम करती थी। 8, कभी कभी 8:30 भी हो जाते थे, कभी 7:45 7:30 बजे भी तो आप 8 बजे समझ के चलो।
और 8 बजे के बाद हमारे घर में काफ़ी प्रॉब्लम थी। मुझे सिर्फ जाके देखना होता था कि मेरी माँ ने खाया भी कि नहीं। उससे ज़्यादा मुझे कभी खाने पीने की वो पड़ी नहीं, क्योंकि पूरा दिन वो अकेले लोगों को झेलते थे पापा के बाद, जो मम्मी को जीने नहीं दे रहे थे। मम्मी के अकेले होने की वजह से, अकेले हो जाने की वजह से, पापा के जाने के बाद कोई बोलने वाला ना हो उसकी वजह से। और हम 2 बेटियां थी। मेरी बहन की सिचुएशन मैंने आपको ऑलरेडी बताई है कि वो मेरी जिम्मेदारी हो चुकी थी। उनके साथ एक बेटी भी थी छोटी सी, जो भी कुछ महीने की ही थी। तो उस वक्त मेरे सिस्टर की भी मेंटल स्टेट है और जो सिचुएशन है वो इतनी स्टेबल नहीं थी, क्योंकि वो सेपरेशन पीरियड था उनका, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था हमारे। तो उस वक्त क्या हुआ कि सगाई के बाद जनरली जो वुड बी हस्बैंड होते हैं ना, वो फ़ोन करते हैं, कांटेक्ट करते हैं वुड बी वाइफ को, अपने फियांसे को, कि ना वो रोमांटिक हो चुके होते हैं, नया नया रिश्ता जुड़ने वाला है, रोमांस की फीलिंग आती है। और जबकि मेरे दूल्हे राजा को तो 59 लड़कियां उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी, उनको कोई पसंद नहीं आती थी। मैं सिर्फ फ़ोटो देख के पसंद आ गई थी, पागल हो गए थे। और उन लोगों ने यहाँ इतना बड़ा बवंडर कर दिया कि हमको सांस नहीं लेने दे रहे थे जब तक हमने हाँ ना बोली। ठीक है, तो उस वक्त जब वो भी फ़ोन आता था मुझ पर, वो फ़ोन मेरे ससुर के आते थे, मेरे हस्बैंड के नहीं आते थे। ठीक है, एक बार भी उसका फ़ोन नहीं आया। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी एंगेजमेंट हुई थी 13 फरवरी 2006 को। 14 फरवरी 2006 आपको सबको पता है कि क्या होता है। और मैं बहुत ही चुई मुई सी, मुझे भी मतलब हम टीनेज से यंग होते हैं तो मेरे सपने जो है वो भावना ने अपनी बातें बना के चढ़ा के, नंदलाल ने सबने, मेरा पति है, यही मेरा सब कुछ है, ये मेरे लिए हमेशा साथ खड़ा रहेगा, ये मेरी हर जिम्मेदारी में मेरा साथ देगा, मेरी फैमिली बन जाएगी, जो मैं अकेले कर पाऊंगी वो अगर मैं शादी करूंगी तो मेरी ताकत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करेंगे। समाज में अकेली लड़की के पीछे एक मर्द का, एक जेंट्स का बैक होना बहुत ज़रूरी है, वो मेरा पति होगा। और ये बातों से मेरे सपने, वो सब फीलिंग्स, ये सब मुझे अच्छा लगता था, तो मैंने उसके चलते हाँ बोली थी। मेरी जिम्मेदारियां लेने के लिए वो लोग तैयार थे, मेरी जिम्मेदारियों में साथ निभाने के लिए वो लोग तैयार, सामने से आके दिन में 50 बार हमको बोलते थे। तो ये सब चीज़ें थी उस वक्त। मार्च 18 को मेरा बर्थडे आता है गाइस। ठीक है, फरवरी में एंगेजमेंट हुई थी और मार्च में मेरी बर्थडे आती है। अब मेरी ज़िंदगी का पहला सपना हर लड़की का होता है, 20 साल की, 19-20 साल की, है ना। मैं अगले दिन से, वैसे सब लोग बात करते थे, हर जगह हम सुनते थे कि फैमिली हो या भाई हो या बॉयफ्रेंड हो या दोस्त लोग हो या फियांसे हो या हस्बैंड हो, बच्चे हो, कोई भी हो, किसी की भी बर्थडे होती है तो रात को 12 बजे केक कट होता है, सेलिब्रेशन होता है, ये वो। ठीक है, मैं कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि पापा के जाने के बाद मैं खुद मतलब मेरे सारे दोस्तों से एक अलग हो चुकी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ चुकी थी। मैं किसी को मिलने बात करने भी नहीं जाती थी। मेरे सारे दोस्त, बहुत सारे दोस्त थे, सब कट ऑफ हो गए। ठीक है, और उन लोगों ने तो उनके घर में रख लिया था, तो बिल्कुल कट ऑफ हो गए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो मुझे फ़ोन करेगा, उसका ना फ़ोन आया, कुछ नहीं। और रात को मैं उसको, बर्थडे के दिन रात को मैं फ़ोन करती हूँ, ऑलमोस्ट 10, साढ़े 10, 11 के आसपास। तो मेरा ससुर फ़ोन उठाता है। क्या बात करूँ मैं उससे, और मेरा ससुर है केम छो, तुम जल्दी आ जाओ मेरे पास, तुम जल्दी आ जाओ मेरे। कितना ऑकवर्ड लगता है आप सोचो, एक लड़की को उसका ससुर इतना हाइपर, बिल्कुल ड्रामेटिक कर रहा है। वो जैसे मतलब है ना, उसके अंदर क्या क्या फुलझड़ियाँ फूट रही है, वैसे वो मुझसे हमेशा बात करता। वो ज़्यादा प्लीजिंग के चक्कर में करता या सही में फुलझड़ियाँ फूटती थी, उसका बिहेवियर हमेशा वियर्ड रहा है। तो ये बात थी। मैंने उससे मतलब उनसे बोला कि हाँ ठीक है, कैसे हैं। मैं ज़्यादातर बातों को हम एस्केलेट करते हैं कि मेरी ननद की बात मैं शुरू कर देती थी, फिर मेरे हस्बैंड के बारे में नहीं पूछ पाती थी।
शर्म आती थी। तो मेरी ननद के बारे में पूछ लेती थी कि वो कैसे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपका उनका खाना हो गया। मैं मेरे ससुर से क्या बात करूं। ऐसे बात कर रहे थे, मेरी ननद ने फ़ोन खींच लिया और बोले रूड, ईगोइस्टिक, एकदम एरोगेंस लेडी, बिल्कुल अड़ियल सांड के जैसा उसका एटीट्यूड, उसकी वॉक ऐसी, उसकी आंखें, उसकी बोली, सब कुछ अड़ियल। वैसे बोल रहे क्या है, क्यों फ़ोन किया है। जिंदगी में पहली बार मुझसे किसी ने ऐसे बात करी होगी और मैं डर गई। मेरे हार्ट बीट उस दिन इतने तेज़ हो गए थे पहली बार। हालांकि मैं ये जब फ़ोन कर रही थी वो घर में एक कोना रात को ढूंढ के वहाँ पे बैठ के बात कर रही थी। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे हस्बैंड के नंबर पे फ़ोन लग रहा हो तो वो फ़ोन उठाएंगे, पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने बोला नहीं बस कुछ नहीं, वो ऐसे ही बात करी। फिर मेरा ससुर बोलता है कि आपने इसके नंबर पे बात करी थी पर वो तो फ़ोन भूल गया है, वो मुझे दे के गए। मैंने सिर्फ एक ही बार फ़ोन किया एंगेजमेंट से शादी में, मई में हमारी शादी थी। एक्चुअली 2 बार किया था, सॉरी, एक बार किया था जब शादी की शॉपिंग के लिए उनके लिए कपड़े लेने थे। तो मैंने उन सबके साइज़ और उनके फेवरेट कुछ कलर्स है तो बता दीजिए, या तो पर्टिकुलर टाइप के कपड़े पहनने हैं तो वो बता दीजिए, ताकि मैं और मम्मी उनके लिए ख़रीदारी करने निकले थे। तब मार्केट से ही मैंने उनको फ़ोन किया था साइज़ पूछने के लिए, या उनको कुछ किस टाइप के शर्ट चाहिए या टी शर्ट्स चाहिए, जीन्स पहनते हैं या फॉर्मल्स पहनेंगे, मेरी सिस्टर इन लॉ के फेवरेट कलर्स, कोई मटेरियल हो पर्टिकुलर, साड़ी पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं, ये सब पूछने के लिए मैंने एक बार किया था। तब बात हुई थी, तभी भी उसने बात नहीं की थी। उसने उसका बोल दिया था हाँ हाँ ये साइज़ हाँ हाँ ले लो। उसने मुझसे बात नहीं की थी, हमारे साथ जो वो भावना थी उससे बात की, और फिर मुझसे मेरे ससुर ने बात की 2-4 चीज़ों के लिए। ठीक है, ये सब बात हुई, फ़ोन कट हो गया। गाइस उस रात, पूरी रात मैं इतना रोई हूँ, मैं आज बता रही हूँ आपको। उस दिन से आज तक ये बात अभी तक मेरे अंदर है। मैं उसके बारे में कोई बात कभी कर ही नहीं पाई किसी से। हमेशा मुझे दबा दिया गया, या कोई और सिचुएशन में आप डाल देते हैं। फिर एकदम से शादी हुई, एकदम से शौक लगा, एकदम से वहाँ लेके गए, वहाँ बिल्कुल अकेले हो गए। मैं शुरू में वहाँ के लोगों के साथ उनको देख के एक्चुअली डर जाती थी। मैं होती थी इतनी छोटी सी, और वहाँ पे उसके दोस्त जो बोलते थे ना, सब 6 फुटिया मोटे से, काले काले, किसी किसी की मोटी मोटी काली काली मूछें हैं। ऐसे लोगों से मुझे डायरेक्ट बात करने के लिए कभी कभी वो बिठा देता, जाहिल इंसान, और अकेला छोड़ के चला भी जाता। कभी दुकान पे ले जाता तो उसके बाप के साथ, मेरे बुढ़े के साथ, वो बुढ़े के साथ मुझे बिठा के चला जाता बिना कुछ कहे, कब आएगा, कहाँ जा रहा है, कुछ भी नहीं। तो ये एक बात थी, ये शायद मैंने अगले वीडियो में भी बताई है, पर फिर भी आज मेरे दिमाग में आ गई तो मैंने आपसे शेयर कर ली। सोचा शायद थोड़ा हल्का हो जाऊंगी मैं। और दूसरी ये बात है गाइज, अगेन इंगेजमेंट से शादी के बीच का टाइम है। मैं जॉब पे रहती थी दोपहर के टाइम पे, और 5 बजे मैं वहाँ से निकलती थी, 4:45, 5, सवा 5 के बीच में कभी भी। ठीक है, ज़्यादातर 5 बजे आप फिक्स समझ लो। जो मैंने सबको बताया हुआ था, इन लोगों को भी पता था, मेरे ससुराल वाले को, सबको पता था सब कुछ। ठीक है, अब एक दिन मेरा ससुर आ जाता है, वो हर 10 दिन 15 दिन में आता था। अब मुझे तो लगता है कि वो यहीं पे थे, पर वो आता था। ऐसी बातें मैंने शादी के बाद सुनी तो मैं आपको वो बता रही हूँ, लेकिन हमको तो ऐसा था कि वो यहीं पे हैं, रोज़ आना जाना एक दूसरे के घर पे नहीं होता है। तो हर 10वें दिन वो यहाँ पे आता था और वो मुझे फ़ोन करता, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं हमारे घर की लक्ष्मी को देखना चाहता हूँ, मैं आपकी सुंदरता को देखना चाहता हूँ, मैं आपको देखूँगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरे घर की लक्ष्मी हो आप, और मैं आपको देख के धन्य हो जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझ पे बहुत बड़े बड़े भगवान के आशीर्वाद है, आप जल्दी से शादी कर लो और जल्दी से मेरे घर आ जाओ। ऐसी बातें करता था। तो एक बार क्या हुआ, जब शायद पहली बार ही ये फ़ोन आया था, तब की बात है,
कि हम पता नहीं, और हम इतना रिस्पेक्ट से बात करते हैं ना, ससुर है, शादी हो रही है। मेरे घर में तो ऐसा है कि लड़की के ससुराल वालों को, दामाद को ऐसे भगवान के जगह पे ही देखते हैं। मेरी मम्मी ने हमेशा ऐसा बोला कि तू ध्यान रखना, सास नहीं है तो तेरे देवर है, मतलब मेरी ननंद है, वो मेरे जब मेरा हस्बैंड बड़ा है तो यहाँ पे तू भले छोटी है लेकिन वहाँ पे तुझे वैसे रहना है जैसे कि उनको लगे कि तुम उसकी माँ हो। इतनी उसकी जो भी है ना बातें सुनना, उनसे प्यार से बात करना, उनको जो खाना पसंद हो वो सीखना, पूछना, खिलाना, उनको अच्छा लगेगा। उनकी माँ नहीं है, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरी भाभी आई और हमको कोई परेशानी हुई है। उनको ऐसा लगना चाहिए कि हमारी भाभी आई तो हमारा घर है वो स्वर्ग हो गया, हमारी माँ ही आई है तो वहाँ पे तो माँ होगी, क्योंकि मेरा हस्बैंड जो है वो बड़ा था। तो गाइस फिर वो बात है कि जब उसका फ़ोन आया पहली बार तो वो मुझे बुला रहा है, आप आओ ना मिलने के लिए, मिलना चाहता हूँ, मेरे घर की लक्ष्मी, मैं आपको मिलना चाहता हूँ। मुझे बहुत अजीब सा लगा और मैंने संजय को फ़ोन किया, वो भावना को फ़ोन किया, क्योंकि उस वक्त जो भी बात होती थी मैं उनसे ही करती थी। और वो लोग मैं ना करूँ ना तो भी बिन बिनाते रहते थे मेरे आगे पीछे। वो 3-4 लोग जो है, नंदलाल है, उसकी बीवी है बुड्ढी, वो भावना और संजय, ये लोगों ने मेरा ब्रेन कंट्रोल करके रखा था, मेरा लाइफ कंट्रोल करके रखा था। मैं उससे बात कर लेती थी, वो भावना से, और वो बात करती थी संजय से। वो इतनी सी बात संजय को बोलती, फिर वो लोग मेरा मजाक उड़ाते, नॉर्मल बात नहीं करते। मैं कुछ भी बोलती शर्मा के, या है ना ऐसा शायद बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट कह दो इस मामले में। मैं तो मैं ऐसे ही बात करती थी गाइस, उनसे जब बात करती थी इतना ही पॉज आ जाते थे। मुझे बहुत ही शाई फील करती थी कि कैसे बात करूं, क्या बात करूं, कब बात होगी मेरी जिससे शादी होने वाली है उससे। तो मैंने उनको बोला कि मेरे ससुर का फ़ोन, हाँ हाँ जाओ जाओ मिलो। तो नहीं बोलती थी कि हाँ उनका फ़ोन आया है, बुला रहे हैं तो जाके मिलो, ऐसे नहीं। वो टॉन्टिंग में, ऐसे रैगिंग में बोलती थी, रैगिंग टोन में बोलती थी। हाँ हाँ जाओ जाओ, अब तो आपको डायरेक्ट ही फ़ोन आया, हमको तो साइड में ही रख दिया। अब तो ससुर है तुम्हारा, तो सास बहू का ही अब तो नाता हो गया, हम तो कौन होते। ऐसे बात करते वो लोग, ऐसे बात करते। फिर वो संजय आता तो उसका टोन, एरोगेंस, उसका एटीट्यूड, उसको तो ऐसा है कि पूरा अहमदाबाद, पूरा गुजरात का बाप है वो हमेशा वो एटीट्यूड में रहता था कि मैं तो कुछ हूँ, मैं तो कुछ हूँ ऐसे। तो बोले, वो जो भावना बोलती थी उसको सपोर्ट करते हुए, भाई ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो इसकी शादी हो जाएगी तो तुमको तो शायद लात भी मार सकती है, ऐसे। मैं यहाँ पे घबरा रही हूँ कि उसका फ़ोन आया, मैं क्या बात करूँ, मैं उनको क्या बोलूँ, ये सब कुछ। पर वो सब कुछ सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। मुझे वो 2-3 बार जब तक मैं ना पहुँचूँ तब तक मेरा ससुर फ़ोन लगाए रखता है। 5 मिनट 10 मिनट में वो कॉल कर ही जाए बुड्ढा, कर ही जाए। मेरी मम्मी को बात करने के लिए भी मुझे स्पेस नहीं मिलती, क्योंकि मैं वर्किंग होती थी। जो भी थोड़ी बहुत निकल सकती तो मैं उन लोगों से बात करती, उसमें टाइम चला जाता। ये फ़ोन करता, उस वक्त गाइस मेरे पास एक्टिवा होता था। एक्टिवा का जो फर्स्ट मॉडल जब नया एक्टिवा आया था, तो जो मेटल बॉडी वाला नहीं, वो सिल्वर कलर का एक्टिवा होंडा मेरे पास था। तो वो लेके मैं ये सब मैनेज करती थी, ठीक है। कॉलेज जाना, 2 जॉब जाना, फिर घर के लिए कुछ करना। फिर थोड़े टाइम के बाद मैंने आपको बताया कि मैंने बुटीक कर लिया था, तो मैं 8 बजे मेरे बुटीक पे जाती थी, शॉप पे जाती थी, और फिर मैं रात को 10:30-11 बजे घर पे आती थी उसके बाद। तो ये इसके लिए व्हीकल होना और अहमदाबाद में 2 व्हीलर होना बहुत ही ज़रूरी है, वरना पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे बसेस की फ्रीक्वेंसी इतनी होती नहीं है, आज भी नहीं है कि आप टाइम से आपको कहीं पे भी किसी बस मिल सके या ऐसा कुछ। तो ऐसी बात थी। तो मेरे पास एक्टिवा होता था, तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। तो मेरा ससुर बोल रहा है कि ठीक है, उसने मुझे घर पे नहीं बुलाया, जहाँ पे हमारी रस्म हुई थी सगाई की, जो कंकु पगला वो सब होता है वो हुई थी, मैंने आपसे बात, उसने मुझे घर पे नहीं बुलाया। वो बोल रहे आप आ जाओ, मैं सोसाइटी के बाहर मिलूंगा आपको। मुझे और अजीब लगा, पर ज़िंदगी में कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो कुछ मैं सोचूं भी क्या। मुझे नेगेटिव सोचना, ये सब वियर्ड चीज़ें सोचना आज भी शायद नहीं आता है। अभी भी मैं उसको हमेशा कुछ चीज़ें, तो अभी भी मैं जब ओवर थिंकिंग होती है ना, तो पीछे जाके ऐसे सोचती हूँ, समझती हूँ, अच्छा ये था,
धीरे धीरे समझ रही हूँ, क्योंकि वकीलों ने भी काफ़ी चीज़ें लूप होल में फंसा के गायब कर दी है, मुझे मैनिपुलेट किया है काफ़ी कुछ। तो वो सब चीज़ों को फिर से मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो बात वो थी, तो मुझे अजीब लगा और मैं गई वहाँ पे। तो मैं जब उसको मिलने जाती मतलब एक बार ही गई थी मैं, एक बार गई थी जब उनका ऊपर ऊपर एक के बाद 10-15 कॉल आ गए थे उस दिन। तो मैं वहाँ गई, वो सोसाइटी के बाहर खड़ा था अकेला, हाथ में कुछ झोला लेके, कपड़े की थैली लेके ऐसे। तो हमारे घर में तो ऐसे बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं ना, मतलब वो ही जिंदगी का पहला मतलब आउटसाइड एक पहला बंदा मेरे उसमें पड़ गया। तो मैं उसको मिली, तो मैं ऐसे सूट ड्रेस वो सब पहन के जाती थी, और मैं हमेशा बहुत ही वेल ग्रूम्ड रहती थी गाइस। मुझे हमेशा ठीक रहने का, मैंने बताया मुझे कपड़ों का बहुत शौक था, पापा ने भी ऐसा रखा था। मेरे पास बहुत कपड़े रहते थे, और मैं रोज़ अलग अलग पहनना, मुझे मेरा एक वो ही लाइफस्टाइल था, आप समझ लो। तो ऐसे था। तो मैं गई उसको लेने, और मैं क्या बात करूं उनसे, तो कुछ बात नहीं थी। तो मैंने उनको बोला, जो भावना और संजय जैसे बात कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि वो लोग मुझे ऐसे बात कर रहे थे, शायद वो चाहते हैं कि आप उनको भी मिलो ऐसे, क्योंकि हम बात करेंगे तो मैं आपसे क्या बात करूं। तो बोले हाँ हाँ चलो चलो, मैं भी वही बोल रहा था कि कहीं पे चलते हैं। वियर्ड लगा, बहुत ऑकवर्ड लगा, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने गाइस कभी जेंट्स से ही बात नहीं की थी लाइफ में, कैसे 1-on-1 कभी भी, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट ऐसे ऑकवर्ड सिचुएशन में, और वो भी मेरा ससुर है, तो मैंने वो बात ही नहीं की थी। अब मेरे पास तो एक्टिवा था, तो मैं कुछ बोलूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं उनको क्या बोलूं। मेरा ससुर खुद बैठ गया मेरे एक्टिवा के पीछे। अब मैं बहुत पॉजिटिव भी थी, मैं एक्टिव थी, सब कुछ थी, मैंने जैसे आपको बताया, वरना इतना कर ही नहीं पाती। वो बैठ गए, फिर मैंने बोला हम चले, वो भावना संजय के घर पे चलते हैं, तो बोले हाँ हाँ चलो। तो गाइस मैं आपको बता दूं, 2 से 2.5 किलोमीटर का एक सीधा रास्ता है, जहाँ पे वो खड़ा था ना, उनके भाई का घर, मेरे काका जी का घर, जो कि मेरा घर था सगाई से पहले। तो वहां से वो हाईवे का रास्ता है, सीधा रास्ता है, वहां से फिर थोड़ा सा टर्न लेना है जहाँ पे उनका घर है उसके लिए। तो कुल मिला के 2.5 किलोमीटर होगा, 2.5 या ज्यादा से ज्यादा 3 ले लो चलो। तो वो 3 किलोमीटर क्या रास्ते में वो मेरे पीछे बैठा था। मैं कहीं काफी डिस्टेंस से मैं इतनी सी सीट पे आके बैठ गई थी, खुद आगे आके, और ऐसे जाके मैं वहां पे उतरी। अब जैसे ही वहां पे उतरते हैं, वैसे ही वो बुढ़ी है ना, संजय की माँ, उसका काम था हमेशा बाहर गेट पे बैठे रहना। वो बुढ़ा चक्कर लगाता उसको, वो दोनों एक दूसरे को गाली गलौज करते, एक दूसरे की टांग खींचते, एक दूसरे को ऐसे शाप देते रहते, ऐसा उनके पूरा दिन पूरी रात चलता था। वैसे हाथ में वो बुढ़ी के हमेशा भगवान के कुछ ये कर रही है, वो कर रही है ना, कपड़े बना रही है, उनके लिए खाना बना रही है, प्रसाद बना रही है, ये माला कर रही है, ये सब रहता था। पर मुंह में हमेशा ये लगा रहता था, और वो बुढ़ा हमेशा कुछ ना कुछ चबाता रहता था। मूली चबाएगा, गाजर चबाएगा, बैंगन चबाएगा, आलू खाएगा कच्चा कच्चा, और वो पूरे घर में ऐसे फुदकता रहता था। 80 का होने वाला था, पर उसकी एनर्जी है, वो शायद 15 साल के बच्चे को भी मार दे दे, वो बुढ़े की, वैसा था वो। तो बोले, मैंने जैसे ही जाके ब्रेक किया, उस बुढ़ी ने बुलाया चिल्ला के आओ आओ। वो लोग जो अंदर थे, वो संजय, भावना, उनके बच्चे, ये बुढ़ा अगर आगे पीछे था, तो सबको चिल्लाने लगी, हाँ 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 देखो आ गई, हमको तो भूल ही गई, आजकल की लड़कियां देखो ससुर को साथ में पीछे बिठा के घूम रही है, आज से ही ऐसे लक्षण है तो बाद में क्या दिखाएगी। आप सोचो गाइस, मेरे इनफैक्ट मैं अभी भी ये बताने के लिए बहुत चीप फील कर रही हूँ, मैंने अभी किसी से ऐसे बात नहीं की, मैं ये वीडियो में फर्स्ट टाइम ऐसे बात कर रही हूँ। और मेरी आवाज़ अभी भी काफ़ी सॉफ्ट है, मेरे पास वो टोन नहीं है, मेरे पास वो शब्द नहीं है, मुझे एग्जैक्टली उनके शब्द याद नहीं है, पर वो इतनी गालियाँ बोली थी, वो इतनी गालियाँ, मैं वहीं अंदर से रोने लगी। मुझे कुछ नहीं पता, मैं वहाँ पे जाके ब्रेक मारी, वो बुढ़ा उतरा, फिर उन लोगों ने अपने अपने तरीके से मुझे नोचना शुरू किया, मुझे सुनाना शुरू किया।
किस बात का सुना रहे हैं मुझे वो ही नहीं पता है। फिर वहाँ से निकलते वक्त मेरे ससुर को मैंने बोल रही हूँ कि ये लोग जैसा बोल रहे हैं तो आप कुछ बोले क्यों नहीं। तो मेरा ससुर ऐसा बोल रहा है, अरे जाने दो ना, ये लोग तो ऐसे ही है, मेरी बहन भी ऐसी है। बहन मतलब जिसके घर पे ये रीति रिवाज थे, जहाँ पे वो अपना घर बताया, वो एक्चुअली उसका मेरे हस्बैंड का मतलब मेरे फादर इन लॉ जो है उनकी बहन का घर है वो, ठीक है, उनकी बहन और उनके बहनोई का घर है वो, और उसके 7 लड़के, नहीं सॉरी, उनकी जो बहन मतलब मेरे ससुर का भाई है वो, काका जी होता है मेरा, और उनकी वाइफ जो है वो जो नंदलाल है ना उसकी बहन होती है ऐसे। तो ये दोनों बुढ़े हैं ना, उन दोनों की बहन और भाई का घर है जो पति पत्नी है, ऐसे उनका खानदान है। और उसके 7 लड़के हैं, उसमें से 6 की शादी हो गई थी और 1 की बाकी थी, जिसकी सगाई मेरी सगाई के कुछ ही शायद 1 आध हफ्ते के अंदर उसकी शादी थी। उसकी सगाई हो चुकी थी, उसके 1 महीने के बाद हमारी सगाई हुई थी, और मेरी सगाई के कुछ 1 हफ्ता 10 दिन के बाद उसकी शादी थी। और मेरी एग्ज़ाम थी तो मैं अड़ी रही, वरना मेरी शादी भी तभी उसके साथ ही करते थे, पर मैं अड़ी रही थी कि मैं यहाँ तक पढ़ी हूँ, मेरी एग्ज़ाम को 2 महीने बाकी है, मैं एग्ज़ाम तो दूंगी ही। मैंने बहुत मुश्किल से शुरुआत की है। तो मैं, अगर आपको नहीं पसंद है, नहीं एक्सेप्ट है, तो आप रिश्ता तोड़ सकते हो या आप जा सकते हो। शुरू में भी बोला था मैंने, तो उन लोगों को रुकना पड़ा कि चलो 2 महीने रुक जाते हैं। उसके लिए उन्होंने प्रोपोगंडा किया कि मुझे उनके घर पे रख लिया। मैं वो साल फेल हो गई, मैं पढ़ ही नहीं पाई, वो प्रेशर में, वो सिचुएशन में मैं पढ़ ही नहीं पाई। हालांकि मैं बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेती हूँ। मैं जहाँ जॉब करती थी उन्होंने बोला कि एकदम से ऐसे 1 महीने में 2 महीने में तो आशा कौन करता है शादी, कैसे अरेंजमेंट कर लेती हो। और जो मैं थी, मुझे देख के, मैं जहाँ काम करती थी उनको, मेरी फ्रेंड है उनकी मम्मी को ऐसे बोले, नहीं बच्चा नहीं कर सकती, तू देख कुछ गलत है, तेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तू बहुत अच्छी है, तू बहुत एक्टिव है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत है, क्यों इतना जल्दी कर रहे हैं, एकदम से कहाँ से आ गए तेरी लाइफ में लोग, एकदम से कैसे। पर गाइस बाकी चीज़ें आप जानते हो। तो ये 2 बातें मुझे आपसे इस वीडियो में बता दी थी। 30 मिनट्स का वीडियो हो चुका है गाइस, बहुत कुछ बोलना है, बहुत सारी चीज़ें निकल रही है जब मैं बात कर रही हूँ तो, पर मैं कोशिश करती हूँ एक और वीडियो शूट करने की, हो सके तो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर। प्लीज़ वीडियो को एंड तक हमेशा पूरा देखना, ऑनलाइन देखना, मुझे सपोर्ट करना। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है गाइस। और जबकि ये एक नॉर्मल लाइफ अभी भी मेरी नहीं चल रही, बहुत सारी चीज़ें अभी प्रेजेंट में भी मेरे साथ घट रही है। सोशल मीडिया पे आई हूँ, सोशल मीडिया पे बता रही हूँ, काफ़ी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही है, काफ़ी बदतमीज़ लोग भी परेशान कर रहे हैं गाइस। तो मुझे आपके सपोर्ट की, आपकी पॉजिटिविटी की और आपके आशीर्वाद की, आपके प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।